दीक्षा भूमि पर आने वाले सभी बौद्ध बांधवों को सप्रेम जय भीम। आज हमारे साथ सामाजिक न्याय मंत्री केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले मौजूद है। वो हर साल दीक्षा भूमि पर आते हैं, इस साल भी आए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और तमाम बौद्धों के सवालात के बारे में भी उनसे चर्चा करेंगे। जय भीम आठवले सर। जय भीम। नमो बुद्धाय प्रभाकर दुपारी जी, लॉर्ड बुद्धा टीव्हीवर आपण मला बोलवलं त्याबद्दल आपलं अभिनंदन। सर, इसके पहले कई दफ़ा आप आ चुके हैं दीक्षा भूमि पर और काफ़ी जब आप दलित पैंथर में थे तब मुझे याद है कि काफ़ी बड़े बड़े और उत्साही भाषण आपके होते थे और काफ़ी पब्लिक यहाँ आपको सुनने के लिए आती थी। तब की दीक्षा भूमि आपने देखी है, आज के दीक्षा भूमि और तब के दीक्षा भूमि में क्या फ़र्क लगता है आपको? मुझे लगता है कि दलित पैंथर, भारतीय दलित पैंथर का जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट बहुत बड़ा संघर्ष करने वाला था। हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, हाँ। ये संविधान ने जो हमें हक दिए हैं, हाँ। वो हक हमें मिलने ही चाहिए। अगर वो हक हमें नहीं मिलते हैं तो ये हमारे ऊपर अन्याय है। इसीलिए उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम भारतीय दलित पैंथर के माध्यम से होता था जी। और मैं गांव गांव घूमता था, जिला जिले में घूमता था। हाँ। और वहाँ के लोगों को जगाने का मैं काम करता था। जी जी। मैं लोगों को काम करता था जगाने का। हाँ। लेकिन मैं तब भी ये काम करता था अपने दुश्मनों को भगाने का। अभी काम हमारा चलता था। सही बात। लेकिन अभी भाषण की जहाँ तक बात है तो दलित पैंथर का भाषण तो अलग होता था। हाँ जी। लेकिन अभी हम सत्ता में हैं। हाँ। अभी पैंथर के जो दिन थे वो अलग थे, आज के दिन अलग है। तो रिपब्लिकन पार्टी चलाने के लिए सभी जाति वर्गों को साथ में लेने की बाबा साहब की ही मनीषा थी जी। उनकी इच्छा थी जी। और उसके मुताबिक हम सभी जातीय धर्म के लोगों को इकट्ठा करने का पार्टी के माध्यम से ये काम करते हैं। लेकिन मैं असली बुद्धिस्ट हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें बौद्ध धर्म दिया है जी। 14 अक्टूबर 1956 का दिन हमारे लिए बहुत ही अलग दिन है। हमें सूरज दिखाने वाला, वैचारिक सूरज दिखाने वाला दिन है। हम तो अंधेरे में रहते थे, हम तो चांद के नीचे रहते थे, लेकिन सूरज का जो प्रकाश है ये हमारे तक नहीं पहुंचता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म देकर हमें सूरज दिखाया है और बाबा साहब अम्बेडकर ही हमारे तो सूरज थे। तो इसीलिए मैं हर साल जिस भूमि पर, जिस जमीन पर, जिस जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लाखों अनुयायियों के साथ दीक्षा ली थी, उसको आज 67 साल पूरे हो रहे हैं। और उस वक्त मैं बाबा साहब को विनम्र अभिवादन करने के लिए, गौतम बुद्ध को विनम्र अभिवादन करने के लिए, दीक्षा भूमि को नमन करने के लिए मैं नागपुर में आया हूँ जी। मैं ये सवाल यही था कि इस 67 साल में बौद्धों के दशा में पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो या सोशल हो, इसमें क्या अंतर आया आपको लगता है? मुझे लगता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी, मैं बार बार इस विषय को छेड़ता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जब सातारा के स्कूल में जाते थे तो स्कूल के अंदर नहीं जा सकते थे जी। तो स्कूल के बाहर बैठकर उन्होंने पढ़ाई की। हाँ जी। तब अनटचेबिलिटी बहुत ही ऊपर थी, बहुत ही ताकतवर थी अनटचेबिलिटी। लेकिन आज ताकतवर भारत का संविधान है, आज ताकतवर हम लोग हैं। और इसीलिए मतलब तब की जो स्थिति थी उसमें काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। आज किसी भी स्कूल के अंदर हमको रुकने की इसकी हिम्मत नहीं है। आज हम स्कूल में जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें नौकरी में, शिक्षा में रिजर्वेशन दे दिया। इसके लिए हमारे समाज के बहुत सारे लोग नौकरी में आ रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं। IAS हो, IPS हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो या क्लास 1 ऑफिसर हो, क्लास 2 ऑफिसर हो, इंजीनियर हो, सभी क्षेत्रों में अपने लोग अभी नजर आते हैं। तो बहुत सारा परिवर्तन समाज में हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आज गांव गांव में हर फैमिली की स्थिति इम्प्रूव नहीं हुई है। तो उनके तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने संविधान की बात की, इसलिए लोगों के अंदर में डर है कि मोदी सरकार कहीं संविधान तो नहीं बदले, ऐसा होता है क्या? हाँ, मुझे लगता है कि संविधान बदलने की हिम्मत किसमें नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने तो संविधान को माथा टेक कर शपथ ली है। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी ने जो नया
संसद भवन बना है उसको संविधान सदन ये नाम दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के कार्यकाल में जहाँ 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब ने संविधान लिखा था उसका जो मेमोरियल है वो नहीं कांग्रेस पार्टी ने बनाया, वो मोदी जी ने बनाया। जहाँ डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन था उसका कार्य ऑफिस खाली कांग्रेस के ज़माने में रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आने के बाद 200-250 करोड़ खर्चा करके जनपद होटल के बाजू में जनपद रोड पर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर वहाँ पर बना है। जी जी। महू में जो बाबा साहब की जन्मस्थली है वहाँ भी बहुत अच्छा मेमोरियल बनाया है। और मुंबई में जो हिंदू मिल की जगह है वहाँ कम से कम 1100-1200 रुपये खर्चा करके वहाँ एक बहुत ही बड़ा मेमोरियल इंटरनेशनल लेवल का मेमोरियल बन रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का फीट का फाउंडेशन 100 फीट का, ऐसा 450 फीट का ऊंचा पुतला अरेबियन सी के सामने बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला खड़ा होगा। जो जिस पुतले की ऊंची अमेरिका में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उससे भी ज़्यादा हाइट उनकी है। तो इसी तरह जो आपने सवाल किया है कि भाई ये सरकार संविधान बदलेगी, ये अफवाह है, जानबूझकर दलितों को गुमराह करने का काम कांग्रेस वाले कर रहे हैं। मैं दलितों को बताना चाहता हूँ कि संविधान को कोई नहीं बदल सकते और मैं वहाँ हूँ, मैं संविधान की रक्षा करने के लिए उस मंत्रिमंडल में हूँ। तो संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता है और नरेंद्र मोदी जी कभी भी संविधान तरह से उसमें संविधान में तरबदलियाँ की जाती है, चेंजेस किए जाते हैं, या तो फिर उसकी बात ना मानने की भी कोशिश की जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, अभी न मानने की तो बात है तो समाज में न मानने वाले भी लोग, संविधान को न मानने वाले नहीं है, लेकिन जो कानून है जिस तरह कास्टिज्म खत्म हुआ है, आर्टिकल 17 के मुताबिक संविधान ने कास्टिज्म को खत्म कर दिया है। तो भी कास्टिज्म को मन में मानने वाले लोग है कानून से, तो मतलब कास्टिज्म खत्म हो चुका है। लेकिन समाज में आज भी कास्टिज्म नजर आता है, परिवर्तन भी काफी हो चुका है। इंटरकास्ट 1.5 लाख से ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, 2 समाज एक साथ भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दलित पर अत्याचार होते हैं। और कुछ लोगों के मन में जो अहंकार है उस अहंकार के कारण बहुत बार दलित पर अटैक होता है। दलित अगर घोड़े पर बैठकर बारात निकालता है, दलित अगर अच्छी ज़मीन खरीदता है, दलित अगर अच्छा बिजनेस शुरू करता है, तो मतलब कुछ लोगों को गाँव के अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए बहुत बार कोई लोग कारण या बहुत बार ऐसा होता है कि ग्राम पंचायत के इलेक्शन में अगर 9 लोगों की बॉडी होती है तो एक वहाँ रिजर्व जो अवार्ड होता है तो वहाँ दलित आदमी चुनकर आता है और दो पार्टी के 4 लोग ही है। तो ये 9 आदमी जो है दलित हो जिसको सपोर्ट करेगा वो तो सरपंच बनेगा, लेकिन मतलब अगर वो एक को सपोर्ट करता है तो दूसरा ग्रुप उसमें हमला करता है। तो इसी तरह की भी घटनाएं घटती है। इसलिए मुझे लगता है कि संविधान बदलने का बिल्कुल विषय नहीं है। और आज समाज में स्लोली साइलेंट की अच्छी प्रगति भी हो रही है। शिक्षा में हमारे लोग, मेरे मंत्रालय के माध्यम से हर साल में 125 विद्यार्थियों को हम 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ रुपए के देकर हम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के कोर्स के लिए उनको अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, या मतलब अलग अलग देशों में जहाँ उनको एडमिशन मिलता है वहाँ हम उनको भेजते हैं। तो शिक्षा में बहुत ही अच्छी प्रगति हो रही है और हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। आपने दलित अत्याचार की बात की तो देखा ही गया कि महाराष्ट्र में कई जगह पर खैर लांझे हो गया है और बाकी जगह पर अत्याचार हो रहे हैं, या तो फिर ऐसी घटना भी बढ़ रही है। तो आपने दलित पैंथर बर्खास्त करने के बाद फिर शुरू करने का कुछ विचार किया था, उसके बारे में कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, मतलब अभी उसके लिए मैं अमेरिका गया था, इंग्लैंड गया था और वहाँ भी जो अम्बेडकर एक्टिविस्ट है उन लोगों का कहना है कि दलित पैंथर का स्वर्ण महोत्सव अगर मनाया जा रहा है तो दोबारा दलित पैंथर स्थापन करने का विचार होना चाहिए। उसके लिए हमने अभी 3 नवंबर को लोनावाला में एक मीटिंग बुलाई है, उसमें कुछ साहित्यकारों को भी बुलाया है। अच्छा। और कुछ आरपीआई के प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी बुलाया है। उसमें डिस्कस करके अगर पैंथर शुरू करनी है तो उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका प्रोग्राम क्या होना चाहिए, उसका एजेंडा कैसा होना चाहिए, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं।
और बहुत जल्द ही उसके संबंध में हम निर्णय लेने वाले हैं। अगर पैंथर शुरू होती है तो ये जरूर समाज को प्रोटेक्शन देने वाला एक अच्छा बड़ा संगठन खड़ा हो सकता है। अब मैं फिर उस सवाल पर आता हूँ। दीक्षा भूमि के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ जिस तरह से एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बौद्धों की सवालत के ऊपर में या तो अलग और विषय पर, वैसे होती नहीं, सिर्फ एक कार्यक्रम या एक प्रोग्राम साल में एक बार होता है। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए दीक्षा भूमि पर? मुझे लगता है कि अभी दीक्षा भूमि समिति जो है, ये समिति तो हर साल में जब धम्मचक्र बौद्ध दिन होता है तब प्रोग्राम करते ही है, लेकिन और भी कुछ करने के लिए अगर कोई लोगों का प्रस्ताव होगा तो उस पर मैं जरूर, जो समिति है जो हमारे आदरणीय महादेव सूर्य ससाई है, डॉक्टर राजेंद्र गवई है, विलास अपने गजघाटे है, और हमारे चंद्रशेखर मिश्रा आगलावे, ये लोग हैं। नहीं, प्रदीप आगलावे, और ये अपने क्या उनका नाम, मिश्राम सेक्रेटरी थे, फुलझेले, सुधीर फुलझेले, क्या सुधीर फुलझेले, सुधीर जो हमारे फुलझेले थे, उनके लड़के सुधीर फुलझेले है। उन लोगों से बात करके और भी कुछ एक्टिविटी हो सकती है क्या, उसके लिए भी हम विचार करेंगे। और एक दीक्षा भूमि के बारे में आपको बताऊं, जो पहले सरकारी थी कांग्रेस की, वो सरकार के मुख्यमंत्री आते थे और 25 लाख 50 लाख इतना ही पैसा अनाउंस करते थे। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने दीक्षा भूमि के लिए 100 करोड़ का ऐलान किया है। और हमारी भी मांग ऐसी है कि दीक्षा भूमि की जगह कम बढ़ती है। बाजू में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, कृषि डिपार्टमेंट की जो जगह है, उसमें से और भी कुछ जगह हमें मिलनी चाहिए। उसके लिए मैं देवेंद्र फडणवीस जी बात करने वाला हूँ। और भी मतलब लाखों की संख्या में लोग हर साल में आते हैं, तो और भी जगह अगर एक 20, 25, 30 एकड़ जमीन अगर मिलती है तो उसके लिए भी अच्छा उपयोग होगा। और दीक्षा भूमि का डेवलपमेंट बहुत अच्छा तरह चल रहा है। तो अम्बेडकर महाविद्यालय नागपुर का बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है और वहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि बाकी की एक्टिविटीज़ तो शिक्षा में तो उनकी एक्टिविटीज चली रही है, लेकिन और भी कुछ एक्टिविटीज़ दीक्षा भूमि की तरफ से हो सकती है क्या, उसके लिए जरूर उनके समिति के साथ मैं बात करूँगा। सत्ता में सहभाग जो है आपका, वो आपके सिवा और दूसरे को लेने में उनको दिक्कत आ रही है, तो क्या कारण है इसका? नहीं, मुझे लगता है कि सत्ता में भागीदारी हमारे कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए। इसके पहले जब सरकार थी तब मतलब अविनाश महातेवर को मंत्री पर बनाया था, राजा सर्वोदय को महात्मा फुले का चेयरमैन बनाया था, और भी कई लोग कुछ महामंडल में थे। लेकिन जब से अभी नई सरकार आई है तब से कोई किसी महामंडल का गठन नहीं हुआ है। और जहाँ तक एक मंत्री पद लेने का सवाल है, देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे बहुत बार बताया है कि जब विस्तार होगा तब रिपब्लिकन पार्टी का विचार किया जाएगा। तो मुझे अपेक्षा ये है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी में बहुत ग्रुप है, लेकिन मेरा ग्रुप विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, सभी क्षेत्रों में मेरी पार्टी का संगठन बहुत अच्छा है। और इसीलिए मेरे पार्टी को एक मंत्री पद देने से हमारे महायुति का बहुत ज़्यादा फायदा है। इसीलिए जब अभी विस्तार होगा तो वो जरूर आरपीआई एक मंत्री को देगा, ऐसा आश्वासन। लेकिन देश में भी उन्होंने काम किया है, वो किसी धर्म की बात नहीं करते। और मैं यहाँ के मुस्लिम लोगों को बताना चाहता हूँ कि लास्ट इलेक्शन में बीजेपी को कम से कम 8% मुसलमानों का वोट मिला है। जो हमने 10% आरक्षण जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया है, उसमें धर्म का कोई अटकाटी नहीं है। कोई भी धर्म का आदमी हो जो SC ST OBC में नहीं आता है, उस फैमिली को 8 लाख के अंदर जिसका उत्पादन है, उनको शिक्षा में, नौकरियों में 10% का फायदा होगा। तो हमारी सरकार मोदी जी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। और मेरा कहना ये है कि जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर के लिए मुसलमानों ने सहयोग दिया, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में जो 5 एकड़ जमीन है जो मस्जिद के लिए दी है, वहाँ मुझे लगता है कि मैं सभी माइनॉरिटी मुस्लिम लोगों को मेरा आह्वान है कि उस जगह पर आप लोगों ने मस्जिद बनानी चाहिए और उसके लिए हिंदू लोगों ने भी सहयोग
करना चाहिए जिस तरह मुस्लिम लोगों ने राम मंदिर को सहयोग किया है। तो ये जो धर्म में जो कुछ विवाद है उसको हमेशा के लिए हमने ख़त्म करना चाहिए और भाईचारा मजबूत करना चाहिए। ये अपने बार बार जो पार्टियों की जो लड़ाई होती है, हाँ? इसमें आरपीआई को क्या जगह मिलेगी इसमें? क्या ये बार बार जो अलग अलग पार्टियों के साथ में अलायंस करते हैं बीजेपी के लोग, तो इसको आरपीआई को असल नहीं लगता आपको? नहीं आरपीआई मतलब अभी जो बीजेपी तो अपना फायदा दिखती है। जिस तरह एकनाथ शिंदे जी खुद 50 एमएलए 40 शिवसेना के और 10 इंडिपेंडेंट इनको लेकर बीजेपी के साथ आई। तो यहाँ बीजेपी के साथ पहले 105 एमएलए और दूसरे 10-12 एमएलए इंडिपेंडेंट उनको सपोर्ट करने वाले। तो ये 50 एमएलए मिल गए तो ऑटोमेटिकली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई उद्धव ठाकरे की। तो यहाँ एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाकर देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा मन करके उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया। लेकिन राष्ट्रवादी को भी लाया ना उसके साथ में। हाँ, तो उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस भी वो लाया नहीं, वो अजीत दादा खुद आए। मतलब अजीत दादा बोले से बोल रहे थे, अजीत दादा बोले से बोल रहे थे शरद पवार साहब को कि भाई आपने बीजेपी के साथ आना चाहिए। क्या क्या उसमें फर्क पड़ता है? अगर आप शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो बीजेपी के साथ जाने में क्या दिक्कत है? तो इसीलिए दिक्कत ये है कि अब इधर ठाकरे के साथ में प्रकाश अम्बेडकर आ रहे, तो वो उनको दिक्कत आ रही है। नहीं, ये मेरा मतलब है कि ये जो अम्बेडकर पक्ष जो है, ये कोई सभी लोग एक जैसी लाइन क्यों नहीं लेते? अभी लेते मतलब अभी कोई सभी अपनी यूनिटी नहीं है। यूनिटी होनी चाहिए, ये मेरी भूमिका हमेशा रही है। माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी के नेतृत्व में यूनिटी होनी चाहिए। उनको अध्यक्ष बनाकर उनके नीचे काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। तभी जो गुट रोज एक आधी पार्टी निकलती है, रोज एक आधी पार्टी खड़ी करते हैं, 10 लोग नहीं होते लेकिन ऑल इंडिया का अध्यक्ष बनते हैं। तो ये जो माहौल है इसको चेंज करने की आवश्यकता है और उस माहौल को जनता चेंज कर सकती है। रोज कोई ना कोई तो पार्टी बनाते हैं, लेकिन इसका विरोध लोगों ने करना चाहिए। लेकिन सीनियर नेता अटल साहब आप ही है ना, सबसे सीनियर है आप। हाँ, तो हम हैं, लेकिन हम तो सीनियर है तो प्रकाश अम्बेडकर सीनियर है, उनको नेता बनाने के लिए मैं तैयार है। प्रकाश अम्बेडकर जी के नेतृत्व में कैसा होगा वो, क्या पॉसिबिलिटी है इस पर? अभी और वैसे आप उनको तो समझाओ, मैं तो तैयार हूँ। लेकिन वो कहते हैं हमको आठवले नहीं चाहिए, तो कैसे तो नहीं जाए, लेकिन मुझे प्रकाश अम्बेडकर चाहिए। अच्छा, तो ये भविष्य के अंदर में इनका कोई तालमेल जम नहीं रहा ना? नहीं, अभी नहीं जम रहा है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। समाज ने ही ध्यान देने की आवश्यकता है। समाज के कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के फैमिली के नातू के नाम पर उनको सपोर्ट करते हैं। जी बराबर। वो गलत निर्णय भी लेते हैं तो भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये लोगों ने भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगर यूनिटी करनी है तो उनको समझाना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर प्रकाश अम्बेडकर जी के बारे में मुझे आदर है। वो बाबा साहब के ग्रैंड सन है और वो एक अच्छे पॉलिटिशियन है। कैसा वोट लेना है ये उनको अच्छी तरह मालूम है। मेरे से वो बहुत उसमें एक्सपर्ट है। मैं तो सिंपल आदमी हूँ राजनीति में, लेकिन राजनीति में प्रकाश अम्बेडकर हमारे समाज में बड़े नेता है, बहुत ही समझदार नेता है। कब क्या करना चाहिए, कौन सी जाति को साथ में लेना चाहिए, उसके लिए और किसको टिकट देना चाहिए, उसमें माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी बहुत एक्टिव है। और लेकिन उसमें मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन अगर हम दोनों मिलकर हम काम करेंगे तो मैं मास लीडर हूँ और वो पॉलिटिकल लीडर है। दोनों एक साथ आएंगे तो समाज का भला हो सकता है। जिस तरह हम सब लोग इकट्ठा आए थे तो 4 MP अपनी चुनकर आए थे। अगर हमारी यूनिटी बरकरार आगे रहती थी तो समाज का बहुत ज़्यादा फायदा होता था। अभी आने वाले दिनों में यानी कि 24 के इलेक्शन में अपने पार्टी का क्या रोल रहेगा, क्या लाइन ऑफ एक्शन? 24 के चुनाव में हमारी पार्टी एनडीए के साथ रहेगी, महाराष्ट्र में महायुति के साथ रहेगी। जी। लोकसभा में 40 से ज़्यादा सीटें चुनकर लाने के लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी महाराष्ट्र में। और ऑल इंडिया में कम से कम 325-330 से ज़्यादा सीटें चुनकर लाने की कोशिश हमारी रहेगी। और जो अपोजिशन का अलायंस बना है, ये खाली अकेले मोदी जी को हराने के लिए बना है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे रोड अच्छे बन रहे हैं। जनधन योजना के 50 करोड़ अकाउंट खुले हैं। मुद्रा योजना का 36 करोड़ से ज़्यादा लोगों को
लोन मिला है। जी जी कम से कम 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस सिलेंडर मिला है। जी जी 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला है शौचालय के साथ। जी जी 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना जो है, जी। एक फैमिली को हर साल में 5 लाख रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देने की स्कीम है। जी बराबर। तो ऐसे कई जो किसानों के लिए योजनाएं हैं। मेरे मंत्रालय का बजट 1,59,000 करोड़ का इस साल का बजट है। तो दूसरे मंत्रालय से मेरे मंत्रालय का बजट बहुत बड़ा बजट है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग, और ट्राइबल का बजट कम से कम 1,36,000 करोड़ का है। तो हम SC/ST को मजबूत करने की कोशिश हमारी है। और इसी तरह 2024 में अपोजिशन वाली कितनी भी कोशिश करे, उनके पास प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हर पार्टी में एक कैंडिडेट है। कांग्रेस पार्टी में तो 2 कैंडिडेट है। वो उनका नाम है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ। तो मुझे लगता है कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का अध्यक्ष तो बनाया है, लेकिन जब कर्नाटक में वो बहुत एक्टिव थे, तब मुख्यमंत्री बनाने का जब मौका आया था, तभी दलित है इसीलिए उनको मुख्यमंत्री ने बनाया था। तो अभी उनको मतलब वहाँ अध्यक्ष बनाने का जो फैसला है, वो फैसला जो है पॉलिटिकल का फैसला है। लेकिन ठीक बात है, हमारे समाज का अध्यक्ष पहली बार कांग्रेस का बना है। लेकिन ये कितनी भी कोशिश करे, लेकिन 2024 का मैच हम जीतेंगे। जिस तरह पाकिस्तान को इंडिया ने भारत ने हराया है, उसी तरह ये जो INDIA का जो अलायंस है, उनको हम बहुत बड़ी ताकत से हराएंगे। और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और उस मंत्रिमंडल में मैं भी मंत्री रहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सत्ता पर हमेशा बने रहे। लॉर्ड बुद्ध टीवी की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और आपने लॉर्ड बुद्ध टीवी के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।